आपके वनस्पति विज्ञान से संबंधित दूसरा लेक्चर है। इस वीडियो में जैसा कि आपको पहली वीडियो में मैंने पौधों के क्लासिफिकेशन के बारे में, प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में जानकारी दिया था और वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पौधों को सबसे पहले दो वर्गों में क्लासिफाई किया गया है। एक था अपुष्पोद्भिद यानी कि क्रिप्टोगैम्स और दूसरा था पुष्पोद्भिद यानी कि फेनायरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स में मैंने बताया था कि इसमें पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता और फेनायरोगैम्स में आपको बताया गया था कि इसमें पुष्प और बीज का निर्माण होता है। फिर बाद में क्रिप्टोगैम्स को तीन वर्गों में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, जबकि फेनायरोगैम्स को दो वर्गों में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्लासिफाई किया गया था। और इस वीडियो में आज मैंने थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में कुछ विशेष लक्षण इस बोर्ड पर लिखे हुए हैं। मैं इन सारे लक्षण को पढ़ूंगा और आपको डिस्क्राइब करने का प्रयास करूंगा। आप करेंगे क्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने कॉपी में एक पेज में इसको लिखने का प्रयास करिए, ताकि जब चीज़ें आपको एक पेज में मिलती हैं तो कॉन्सेप्ट्स आपके ज़्यादा क्लियर होते हैं। दोस्तों, ये है थैलोफाइटा। इसमें जड़, तना तथा पत्तियों का निर्माण नहीं होता, यानी थैलोफाइटा सबसे निम्न कोटि का वर्ग है और इसमें जड़, तना, पत्तियां नहीं पाई जाती। ब्रायोफाइटा में भी जड़, तना, पत्तियां नहीं पाई जाती, परंतु जड़ की समान संरचना पाई जाती है जिसे राइजोइड्स कहते हैं। टेरिडोफाइटा में जड़, तना, पत्तियां पूरी तरीके से विकसित होती हैं। तो यहां पर अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि प्लांट किंगडम का ऐसा कौन सा वर्ग है जिसमें सबसे पहले जड़, तना, पत्तियों का विकास हुआ, तो वो है टेरिडोफाइटा। जिम्नोस्पर्म इससे ज्यादा हाई क्लास है, इसलिए इसमें भी जड़, तना, पत्तियां पूरी तरीके से विकसित है और एंजियोस्पर्म में भी जड़, तना, पत्तियां पूरी तरीके से विकसित होती हैं। अब इसमें भ्रूण का निर्माण नहीं होता, यानी थैलोफाइटा एक ऐसा वर्ग है जिसमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता। ब्रायोफाइटा में एम्ब्रियो का निर्माण होता है, बाकी सब में एम्ब्रियो का निर्माण यानी कि टेरिडोफाइटा में भी होगा, जिम्नोस्पर्म में भी होगा और एंजियोस्पर्म में भी होता है। फिर मैंने लिखा है कि थैलोफाइटा में इसमें जाइलम तथा फ्लोएम नहीं पाया जाता, ब्रायोफाइटा में भी जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता, टेरिडोफाइटा में जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म में भी जाइलम फ्लोएम पाया जाता है और एंजियोस्पर्म में भी जाइलम फ्लोएम पाया जाता है। फिर यहां पर उदाहरण लिखा है मैंने, बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, लाइकेन, ये थैलोफाइटा का एग्जाम्पल है। ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है जैसे मॉस यानी फ्यूनेरिया, रिक्सिया, मार्किन्सिया। टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है फर्न, मर्सीलिया, इक्विसिटम। जिम्नोस्पर्म में साइकस, पाइनस, सिकोया और सिनकोना इस टाइप के पौधों के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग इन सब को डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे थैलोफाइटा। थैलोफाइटा आप हेडिंग बनाएंगे। उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। थैलोफाइटा के तीन लक्षण आपको मैंने बता दिया कि थैलोफाइटा में जड़, तना, पत्तियों का निर्माण नहीं होता, भ्रूण का निर्माण नहीं होता, जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि मैंने कुछ एग्जाम्पल थैलोफाइटा का लिखा दिया है। एक एग्जाम्पल मैंने लिखाया है कि जीवाणु है, फिर दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखाया कि फंगस यानी कि कवक, और तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिखाया है शैवाल के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग बनाइए थैलोफाइटा में। पहला हेडिंग जीवाणु।
जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। पहला पॉइंट, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं का जो अध्ययन है वो बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। A.V. ल्यूवेनहॉक ये साइंटिस्ट का नाम है। A.V. ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, यानी जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। फिर आप लिखेंगे जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकी यानी कि एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, तथा प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब ऐसी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जिसमें केंद्रक अल्प विकसित होता है। कोशिकाएं दो प्रकार की, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक अल्प विकसित या नहीं पाया जाता और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक पूरी तरीके से विकसित होता है। तो प्रोकैरियोट्स होते हैं। इसमें प्रजनन अलैंगिक विधि द्वारा होता है। जीवाणु हमारे लिए लाभदायक तथा हानिकारक दोनों होते हैं। याद रखिएगा, लाभदायक और हानिकारक दोनों होते हैं। टर्म को समझने का प्रयास करिए। ये हमारे लाभदायक है और हानिकारक है। हानिकारक ज़्यादा है क्योंकि इससे कुछ रोग हो जाते हैं। अभी आपने पढ़ा होगा जंतु विज्ञान में, जब प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में मैंने बताया था तो जीवाणुओं से होने वाले कुछ रोगों के बारे में जानकारी मैंने दिया था। लाभदायक क्यों होता है? तो कुछ जीवाणु, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम, ये जीवाणु का नाम है। राइजोबियम वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं। जिसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ऊपर के कुछ पॉइंट्स मैं मिटाऊंगा और फिर बैक्टीरिया के फिगर को कंसीडर करूंगा।
तो यहाँ पर आपने देखा कि स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियोलॉजी, एवी ल्यूवेनहॉक, पूरा नाम है एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु एक कोशिकीय तथा प्रोकैरियोट्स होती हैं। इसमें प्रजनन अलैंगिक विधि द्वारा, ये हमारे लिए लाभदायक तथा हानिकारक दोनों होती हैं। और कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। अब इसके बाद जीवाणुओं के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ से हम लोग देखेंगे। कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किस पदार्थ से मिलकर बनी होती है। तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड तथा पेप्टाइडोग्लाइकन, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड तथा पेप्टाइडोग्लाइकन नामक पदार्थ से मिलकर बनी होती है। अब मैं कुछ जानकारी को फिगर के माध्यम से बताऊंगा। तो जीवाणु जो होता है वो 3 परतों से घिरी संरचना है। जो पहली परत होती है उसे बोला जाता है कैप्सूल, और जो दूसरी परत होती है वो थोड़ा सा मोटी परत होती है, और इस मोटी परत को ही बोला जाता है कोशिका भित्ति। सेल वॉल कहा जाता है। सेल वॉल हिंदी में इसे बोला जाता है कोशिका भित्ति। उसके बाद इसके अंदर एक लेयर और होती है, और ये लेयर ऐसे एक जगह पर अंदर की ओर मुड़ी होती है, और इस लेयर को बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहाँ पर ऐसे एक धागे के आकार की संरचना होती है जिसे मीसोसोम्स कहते हैं, मीसोसोम्स। और ये श्वसन में सहायता करता है, श्वसन में सहायक होता है। फिर यहाँ से एक ऐसी संरचना निकली होती है इस तरीके से, जिसे फ्लैजिला कहते हैं, फ्लैजिला। और ये बैक्टीरिया के गमन में सहायक होता है, यानी बैक्टीरिया को चलने में सहायता प्रदान करता है। और इसके अंदर का जो संपूर्ण भाग होता है उसे बोला जाता है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहा जाता है, कोशिका द्रव्य। और उसके बाद यहाँ पर एक संरचना होती है जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है, और ये एक प्रकार का अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ
होता है, अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो ये बैक्टीरिया का कुछ फिगर है, इसके बारे में ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि प्लाज्मिड क्या है। तो प्लाज्मिड एक प्रकार का अतिरिक्त आनुवंशिक पदार्थ है और ये केवल और केवल बैक्टीरिया में पाया जाता है। ओनली बैक्टीरिया में, केवल और केवल बैक्टीरिया में पाया जाता है प्लाज्मिड। फिर यहाँ पर सवाल पूछा जाता है कि बैक्टीरिया किसके द्वारा गमन करता है, तो फ्लैजेला के द्वारा। मेसोसोम्स जो होता है ये श्वसन में सहायता करता है, रेस्पायरेशन में सहायता करता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने यहाँ पर बैक्टीरिया के बारे में जानकारी लिया है। उम्मीद है कि आपने ये फिगर जरूर बना लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवक और शैवाल तथा लाइकेन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।